लड़का-लड़कियों का जिनको आपस में शादी करनी है, तो आपने एक बारी मेंशन किया था कि फिर ये देखना है कि वो स्पिरिचुअली एक दूसरे को कितना पिकअप कर सकते हैं। उनके अपर रेलम में कौन से नंबर्स हैं, कि तो उस हिसाब से कैसे 2 चार्ट्स को कंपेयर किया जाता है, जो रूहानी सफ़र पे जो 2 लोग हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में। और दूसरी बात बाबूजी, इसमें एक न्यूएंस क्लियर करना कि अपर रेलम के नंबर्स नेगेटिवली भी यूज़ हो सकते हैं एंड पॉजिटिवली भी। 11369 तो उस हिसाब से कैसे कंपैरिजन होगा फॉर कंपैटिबिलिटी इन मैरिज फॉर 2 पीपल हू आर ये स्पिरिचुअल सीकर्स? ये जितना भी नंबरोलॉजी के ऊपर आप किसी के साथ भी कोई चीज़ शेयर कर लेंगे ना, सिर्फ ये बताने से या देखने से ये चीज़ें नहीं लगती, ये है प्रैक्टिस, ये है एक फन जिसको बार-बार करना पड़ता है। और जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होता है ना, उतने ज़्यादा आप परफेक्ट या बेहतर तरीके से रिज़ल्ट निकालते हैं। ये जो 3 फिगर है ना 147, जिनकी कन्वर्जेंस हमने सीखा कि इनकी कन्वर्जेंस 1 बनती है। 1 तो खड़ा ही 1 पे है, उसके पीछे 0 है, 1 में 0 डालो तो वो 1 होता है। 4 के पीछे जितने खड़े हैं वो उसमें ऐड डालो तो वो भी एंड पे जाके 10 बनता है, वो 1 हो जाता है। इसी तरह से 7 के पीछे जितने खड़े हैं वो भी सारे अगर कैलकुलेट करो तो वो भी जाके 1 बन जाता है। तो 147 ये तीनों के तीनों 1 बनते हैं। ये कन्वर्जेंटली एक ईश्वर की तरफ इशारा करते हैं। 147 जो है ये आपको एक रब से जोड़ने की तरफ ले जाते हैं। अगर किसी के चार्ट के अंदर 147 में से कुछ नंबर्स हैं, तो ये कहा जा सकता है कि जब ये लोग किसी आज़माइश से गुज़रेंगे, किसी दुःख से गुज़रेंगे, किसी कष्ट से गुज़रेंगे, तो ये यकीनन दुखी होके, कष्ट में होके उस रब की तरफ भागेंगे और उस ईश्वर से जाकर जुड़ेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, उसे अपना हेल्पर समझेंगे, अपना मददगार समझेंगे। अब ये एक एस्पेक्ट तो आपने ईश्वर की तरफ जाने का इनसे ले लिया, 147 का। अब दूसरी तरफ ये 147 जो है ये फिजिकल वर्ल्ड के लिए है, 3D वर्ल्ड के लिए है। ये वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक लाइफ पे बिलीव रखते हैं, हर एक चीज़ का मटेरियलिस्टिक हल ढूंढते हैं, जो किसी ड्रीम के ऊपर, विजन के ऊपर, सपने के ऊपर और थ्योरीज के ऊपर, फिलॉसफी के ऊपर विश्वास नहीं रखते, उनका नंबर होता है 147। अब एक तरफ ये बड़े सीधे-सीधे और बड़े फॉर्मल से और टू द पॉइंट रहने वाले और सिर्फ ये मटेरियलिस्टिक लैंग्वेज समझने वाले, मैटर की भाषा समझने वाले ये लोग होते हैं। और दूसरी तरफ आप इन्हीं को कह रहे हैं कि जनाब ये जब किसी वेलनेस से गुजरेंगे तो ये कन्वर्ज होकर ईश्वर की तरफ जाएंगे। अब ये किसके बारे में कौन सी प्रिडिक्शन आपने करनी है, फिगर एक ही है। प्रिडिक्शन आपने क्या करनी है ये डिपेंड करता है उसके दाएं बाएं खड़े हुए नंबर्स और आपकी अपनी सेल्फ प्रैक्टिस। किसी एक, अगर मान लो कि आपने एक बंदे की डेट ऑफ बर्थ मल्टीप्लाई करी, उसके भी 6 नंबर निकल आए, और आपने दूसरे बंदे की डेट ऑफ बर्थ मल्टीप्लाई करी, उसके भी वो 6 नंबर, और 6 के 6 नंबर एक जैसे हैं, तो क्या दोनों को आप एक डगर में खड़ा कर दोगे? दोनों एक डगर में खड़े नहीं होते। दोनों में अंतर आता है, दोनों में डिफरेंस आता है, और उस डिफरेंस के कारण आपका जो प्रिडिक्शन है वो चेंज होती है। मैंने उस दिन भी कहा था कि प्रिडिक्टर जो होता है उस पे जब सवाल किया जाता है, जब क्वेश्चन किया जाता है, तो वो सवाल करने वाले के सवाल को, क्वेश्चन को भी देखता है कि ये दिन के किस टाइम पे मुझ पे ये सवाल किया गया। उस टाइम, जैसे मान लो कि हमारा सत्संग होता है, तो अब आपके तो 4 बजे हैं, मेरे पास इस वक्त 2 बज के 5 मिनट हुए हैं, तो क्वेश्चन मेरे पे किया गया है ना, तो मैं अपने हिसाब से ये देखूंगा कि 2 बजे अगर क्वेश्चन किया गया है, तो इस क्वेश्चन करने वाले का या पूछने वाले का जो मेन कंसर्न है वो इस चीज की तरफ जाएगा। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा तो आपके यहाँ 4 साढ़े 4 बज चुके हैं, तो आप उसके हिसाब से करेंगे।
अब दो बंदों की कन्वर्सेशन हो रही है, दोनों के लिए टाइम डिफरेंट है, वेरी करता है, दोनों के लिए चीज़ें वेरी कर गई हैं, अलग अलग कंसर्न हो गया है। फिर जिस डे पे बात हो रही है वो डे कौन सा है? आज मान लो मंडे है, कल ट्यूसडे होएगा, फिर वेडनेसडे होएगा। इसी तरह 6 डेज जो हैं वो अलग अलग अपनी जो है वो इंटरप्रिटेशन रखते हैं। फिर जो क्वेश्चन करने वाला है उसने स्टार्ट किस शब्द से लिया है, उसके मुख से पहला अक्षर क्या निकला है, उसने किस तरह से बात करी है, और बात का एंड किस अक्षर पे किया है, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। क्वेश्चन करने वाले का इशारा क्या था, उसने क्वेश्चन करते हुए आंखों के इशारे किए हैं, हाथ के इशारे किए हैं, अपने बदन से कोई इशारा किया है या क्या किया है, ये चीज़ें इंटरप्रिटेशन में आपको हेल्प करती हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ things which you have to consider for the calculation and for the interpretation. ये सिर्फ छोटा सा बता देने से आपके अंदर ये एबिलिटी नहीं आती कि आप दो चार्ट निकाल के आप स्पिरिचुअलिटी में उनको मैच करने लग जाओ कि जनाब ये जो लड़ा आ रहा है ये मुझे स्पिरिचुअलिटी में सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। हाँ, मोटा सा आप एक रफ आइडिया लगा सकते हैं। जिस बंदे की डेट ऑफ बर्थ मल्टीप्लाई करने से अगर उसमें 777 आता है, 777 आता है, तो ये अक्सर आपको स्पिरिचुअलिटी के मशवरे देगा, ये आपको स्पिरिचुअलिटी पे रखने की कोशिश करेगा, इसकी थाट में स्पिरिचुअल थाट्स ज़्यादा गुजरा करेंगी। अब मान लो कि उसकी डेट ऑफ बर्थ में 7 तो कोई नहीं आया, एक जगह पे 4 आया है, किसी दूसरी जगह पे 3 आया है, एक जगह पे 5 आया है, किसी दूसरी जगह पे 2 आया है, एक जगह पे 6 आया है, किसी दूसरी जगह पे 1 आया है। तो मुख्तलिफ 2 डिजिट्स को, सिर्फ 2 डिजिट्स को जमा करें तो देखें क्या 7 बनता है। अब अगर किसी बंदे की डेट ऑफ बर्थ इस तरह से आ गई है मल्टीप्लिकेशन के बाद कि उसमें 4 और 3 खड़ा है, ऐड करें तो 7 बन गया, 5 और 2 खड़ा है, ऐड करें तो 7 बन गया, 6 और 1 खड़ा है, ऐड करा तो 7 बन गया, 777 बन गया। वैसे 7 एक भी नहीं है, तो ये बंदा भी स्पिरिचुअल बंदा है। ये स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को भी स्पिरिचुअल मार्ग पे रखेगा और अपने लाइफ पार्टनर को भी स्पिरिचुअलिटी में सपोर्ट करेगा। तो इस तरह की कुछ हैं कैलकुलेशन, लेकिन ये 100% ऐसे नहीं बैठती हैं। अब अगर मान लो कि जी 5 और 2 तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, बीच में 0 खड़ा है, अब है तो 7 लेकिन बीच में 0 आ गया। 5 और 2 तो एग्जिस्ट करते हैं, होता तो 7 है, बीच में 1 खड़ा है। 5 और 2 तो एग्जिस्ट करते हैं, बीच में 2 खड़ा है, बीच में 2 से लेकर 9 तक फिगर खड़े हैं। तो हर फिगर फिर उसके अंदर एक रखना डालता है, उसके अंदर एक चेंज लाता है कि यार ये 2 7 बनते हैं तो बीच में ये आता है, ये 2 7 बने तो बीच में ये आता है, ये 2 7 बने तो बीच में ये आता है। अगर आप इस तरह की कैलकुलेशन में पढ़े ना तो पूरी दिहाड़ कैलकुलेशन में ही गुजर जाएगी, और बाबा विनोद तो फिर ना अपनी रोटी पका सकेगा, ना भाजी बना सकेगा, ना ये फ्रूट चाट खा सकेगा, ये तो फिर सारा दिन पेंसिल पकड़ के ना तो ये कैलकुलेशन में ही लगा रहेगा। इन सारी कैलकुलेशनों के बाद एंड पे आकर रिजल्ट जो बाबे ने निकाला है अपनी पूरी जिंदगी का निचोड़, वो यही है कि यार तुम्हारा काम एफर्ट करना है और उसके बाद दोनों हाथ रब के आगे उठाना, बस। इससे बेहतर कोई हल कोई नहीं। ये दुनिया की सबसे बड़ी एस्ट्रोलॉजी है, ये दुनिया की सबसे बड़ी नमरालॉजी है, ये दुनिया की सबसे बड़ी पामेस्ट्री है, ये दुनिया की सबसे बड़ी फिगरालॉजी है, और ये कायनात का सबसे बड़ा राज है, सबसे बड़ा सीक्रेट है। आप अपनी एफर्ट कर दें, एफर्ट के बाद दोनों हाथ अपने ईश्वर के आगे उठा दें। मेरे ईश्वर, मेरे बस में इतना था वो मैंने कर दिया, अब इससे आगे तो संभालना तेरा काम है, रिजल्ट देना तो तेरा काम है, मुझे राइट दशा पे ले जाना तो तेरा काम है, मेरे माइंड में राइट चीज़ें डालना तो तेरा काम है, राइट थिंकिंग की तरफ मुझे खींचना तो तेरा काम है, राइट फैसले लेकर देना तो तेरा काम है। ये सारे काम आप ईश्वर के ज़िम्मे लगा दें, आपके लिए आसानी हो जाए।
हम अपने आप को कब मुसीबत में डालते हैं, जब ईश्वर का काम हम करने लग जाते हैं और अपना काम ईश्वर पे छोड़ देते हैं। जो हमें करना चाहिए वो हम कहते हैं ईश्वर तू कर, और जेड़ा काम ईश्वर ने करना है ईश्वर को कहने ठहर जा, तेरे को नहीं होना, ये काम सानू दे दे। तो भाई हम ईश्वर का काम कैसे कर सकते हैं? जो ईश्वर का काम है उसको करने दो यार, उसने कैसे करना है, किस तरीके से करना है। वो ईश्वर है, वो पावरफुल है, वो शक्तिशाली है, वो कायनात का मालिक है, वो सृष्टि को चलाने वाला है, वो यूनिवर्स को रन करता है। उसको अपने हिसाब से काम करने दें, आप अपना रखें सीधा। आपके हिस्से में तो सिर्फ इस 3D वर्ल्ड में रहते हुए थोड़ी सी एफर्ट करना है, कर दी, उसके बाद रिजल्ट ईश्वर को छोड़ दो। रब को अपना काम करने दो। रब यकीनन आपसे आपसे ज्यादा प्यार करता है। इतना आप अपनी जात से प्यार नहीं करते जितना रब को आपसे प्यार है। तो जो आपसे ज्यादा प्यार करता है ना, उसको लीव इट या लेट हिम डू, उसको करने दो, जो उसने करना है वो बेहतर करेगा। जय गुरु।